वोल्टास के बारे में शायद आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। वोल्टास के एसी शायद आपने कभी ना कभी यूज किए होंगे। इसके अलावा शायद आपको यह भी पता होगा कि वोल्टास एक टाटा की कंपनी है। तो ये सब इंफॉर्मेशन शायद आपको पता होगी एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, बट एज अ इन्वेस्टर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए और भी जरूरी है ताकि आप डिसाइड कर सकें कि क्या आपको वोल्टास के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि रिसेंट के टाइम में काफी न्यूज निकल के आई थी वोल्टास के रिगार्डिंग, तो बहुत से लोगों ने इसमें अपना इंटरेस्ट भी दिखाया था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे जो इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या आपको वोल्टास का स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, जिसके लिए हम पूरा अच्छे तरीके से करेंगे फंडामेंटल रिसर्च। आपको बताएंगे कंपनी के पूरे बिजनेस के बारे में, हम आपको बताएंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कुछ अच्छी चीजें बताएंगे कंपनी के बारे में, और इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में भी आपको बताएंगे, और इस इंडस्ट्री में इनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी आपको बताने का मैं आज ट्राई करूंगा इस वीडियो के अंदर। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों डिटेल में जाने से पहले कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं वोल्टास के। तो वोल्टास का करंट शेयर प्राइस 705 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। अगर मैं एक साल पीछे चला जाता हूं तो एग्जैक्टली एक साल पहले भी कंपनी का शेयर 705 रुपीज के आसपास है, मतलब कि कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मार्च के बॉटम में, जब कोविड का सिचुएशन पीक पे था, क्योंकि ये इंडस्ट्री भी बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुई थी लॉकडाउन की वजह से, तो तब से लेके अभी तक वोल्टास का जो स्टॉक प्राइस है ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा ऊपर जा चुका है। अगर हम बात करते हैं वोल्टास के पिछले 5 साल के रिटर्न की, तो वोल्टास ने पिछले 5 साल में 150% के आसपास का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 करोड़ का है। लेकिन जब भी हम वोल्टास की बात करते हैं तो सबको शायद यही लगता है कि शायद ये एक सिर्फ एसी कंपनी है, सिर्फ एसी का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिनके एसी बहुत से लोग शायद यूज करते हैं। जब तक मैंने इस कंपनी के ऊपर रिसर्च नहीं की थी तो मुझे भी यही लगता था कि वोल्टास सिर्फ एक एसी बनाने वाली कंपनी है। लेकिन रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि वोल्टास के बिजनेस के अंदर और भी काफी वर्टिकल्स है जहां पे वोल्टास ऑपरेट करती है, और वहां से इनको एक अच्छा खासा रेवेन्यू निकल के आता है। और उनके शेयर के परफॉर्मेंस के अंदर वो जो बाकी के 2 बिजनेस वर्टिकल्स हैं उनका भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी का बिजनेस वर्टिकल्स क्या है, कौन से वर्टिकल में कंपनी क्या बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है या क्या मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बिजनेस सेगमेंट की बात करता हूं तो इसका बिजनेस सेगमेंट है यूनिटरी प्रोडक्ट्स, मतलब कि वो वाले कूलिंग सिस्टम्स जो कंपनी बनाती है, वो वाले कूलिंग प्रोडक्ट्स जो एसी की फॉर्म में कंपनी मार्केट के अंदर बेचती है, और जो ये काम कंपनी पिछले 60 साल से करती हुई आ रही है। और कंपनी ये अपना बिजनेस पिछले 6 डेकेड से ज्यादा से बिजनेस करती आ रही है। और जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस सेगमेंट के अंदर कंपनी एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, फ्रीजर्स, इसके अलावा वाटर डिस्पेंसर्स और इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कंपनी जो एसी सेगमेंट है वहां का मार्केट लीडर है। अगर मैं आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग इंसाइट्स देने का ट्राई करता हूं तो जल्दी से मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूं कि कंपनी रूम एयर कंडीशनर्स के केस में मार्केट लीडर है, और 2012 से लेके अभी तक मार्केट लीडर है, मतलब कि इन्होंने अपना मार्केट शेयर कम नहीं किया है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डिटेल्स आपको बताते हैं कि कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। और अगर मैं 2015-16 की बात करता हूं तो कंपनी का मार्केट शेयर 20.9% था इन टर्म्स ऑफ रूम एयर कंडीशनर्स, और उसके बाद लगातार इनका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। 2017-18 में इनका मार्केट शेयर 22.1% इंप्रूव हुआ, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 2019-20 की तो कंपनी का मार्केट शेयर 24.2% हो गया है। तो दोस्तों यहां से हमें देखने को मिलता है कि कंपनी जो अपना कोर बिजनेस करती है वहां पे कंपनी पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, और कंपनी वहां पे अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसी सेगमेंट की, तो यहां पे रिसेंट के टाइम में हमें एक इनोवेशन देखने को मिला था। शायद आपने भी सुना होगा इन्वर्टर एसी के बारे में। तो इन्वर्टर एसी एक ऐसी एसी की कैटेगरी थी जो बहुत कम पावर यूज करते हैं और जो इन्वर्टर पे भी काम कर सकते हैं। तो जब हम रिसेंट के टाइम की बात करते हैं तो इस सेगमेंट में सेल्स ने काफी ज्यादा पिक किया था, और इन्वर्टर एसीज का सेल इंडिया के केस में बहुत अच्छा हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर। दोस्तों इन्वर्टर एसी का सेल इंडिया में इतना बड़ा है कि अगर हम 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 100 में से 52 एसी जो इंडिया में सेल हुए थे वो इन्वर्टर एसी सेल हुए थे, मतलब कि टोटल सेल्स का 52% अभी इन्वर्टर एसीज का सेल होता है। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए इन्वेस्टर आपके लिए ये जानना कि वोल्टास का मार्केट शेयर इन्वर्टर एसी के केस में कितना है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको ये इंफॉर्मेशन अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्राफ आपको बताता है कि वोल्टास का इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स के केस में मार्केट शेयर कितना है। अगर हम 2015-16 की बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट शेयर 7.2% का था। तो इंप्रूव होते होते 2019-20 के अंदर कंपनी का मार्केट शेयर 21.9% हो गया है। मतलब कि कंपनी का मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ इन्वर्टर एसी भी काफी अच्छा है और करंटली ये 22% के आसपास का है। तो दोस्तों इन्वर्टर एसी के केस में हमें एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है कि कंपनी चाहे कितनी भी पुरानी है लेकिन जो भी नई टेक्निक आ रही है मार्केट के अंदर उसके हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर रही है। क्योंकि हमने हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज को फेल होते हुए देखा है जो टाइम के साथ अपने प्रोडक्ट लाइन को चेंज नहीं करते। ऐसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो काफी एग्जांपल है जिनका मैं डायरेक्टली नाम नहीं लूंगा, बट वो कंपनीज फेल हो गई क्योंकि नई टेक्निक के साथ उन्होंने अपने प्रोडक्ट लाइन को चेंज नहीं किया। तो वो चीज हमें वोल्टास के केस में देखने को नहीं मिलती, बल्कि अब एक पॉजिटिव चीज ही देखने को मिलती है कि जब इन्वर्टर एसीज की टेक्निक आना स्टार्ट हुआ तो वोल्टास ने काफी अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट लाइन को चेंज किया और उस डिमांड को मीट करने के लिए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आए और उसके चलते उनका वहां पे भी मार्केट शेयर काफी अच्छा है जो कि 22% के आसपास का है। दोस्तों इसके बाद अब मैं बात करता हूं सेकंड बिजनेस वर्टिकल की, जिसके बारे में शायद मुझे भी आज से पहले नहीं पता था जब मैंने इस कंपनी के ऊपर रिसर्च नहीं किया था। और वोल्टास जो हम सबको लगता था कि सिर्फ एक एसी बेचने वाली कंपनी है, इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस वर्टिकल है जिसका नाम है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एसी बेचने वाली कंपनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वाले बिजनेस वर्टिकल में क्या काम करती है। तो दोस्तों ये कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब आप नहीं समझे होंगे, मैं आपको इसको डिटेल में समझाने का ट्राई करता हूं। अब मान लो कि जब भी कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो मान लो कि इंडिया के केस में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो बहुत जगह पे नए मॉल्स खुलते हैं, नए मेट्रो स्टेशंस बनते हैं या नए एयरपोर्ट्स बनते हैं। तो दोस्तों जब भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज। तो ये तीन सर्विसेज को प्रोवाइड करती है वोल्टास। जब भी मान लो कोई बहुत बड़ा मॉल बनता है वहां पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज को वोल्टास प्रोवाइड करती है। और बड़े आर्किटेक्चर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो तीन चीजें होती हैं जो बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी आर्किटेक्चर के लिए, वहां पे कोई ना कोई एक्सपर्ट हो, जहां पे वोल्टास को एक एक्सपर्ट माना जाता है। तो दोस्तों अगर मैं इस कैटेगरी की बात करता हूं तो वोल्टास यहाँ पे इंडिया के केस में भी ऑपरेट करती है। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी इनका काफी कंपनीज के साथ, काफी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ टाई अप है जहां पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं यूएई की बात करता हूं तो यूएई में भी काफी अच्छा इनका मार्केट शेयर है इन सर्विसेज के अंदर। वहां पे इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर ये वाली सर्विसेज को प्रोवाइड किया था पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों ये सर्विसेज तो कंपनी प्रोवाइड करती ही है। इसके अलावा बड़े आर्किटेक्चर्स के अंदर जैसे कि फायर कंट्रोल, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे वोल्टास अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वहां पे जो एक सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम होता है वो भी वोल्टास खुद से सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहां से आपको समझ में आया होगा कि वोल्टास का ये कितना इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट है। दोस्तों अगर आप डिटेल में इस चीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि बिजनेस वर्टिकल कैसे काम करता है तो मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूं, जहां पे मैंने ये पर्टिकुलर स्क्रीन कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से लिया है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी डोमेस्टिक प्रोजेक्ट ग्रुप भी ऑपरेट करती है और इसके अलावा कंपनी इंटरनेशनल ऑपरेशंस बिजनेस ग्रुप में भी ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे अगर आप डिटेल में देखेंगे तो पूरा डिटेल में बताया गया है कि कंपनी कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था। दोस्तों इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के बाद अगर हम बात करें कि कंपनी का तीसरा बिजनेस सेगमेंट कौन सा है तो उसका नाम है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। मतलब कि इससे पहले था इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, अब हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। तो कंपनी प्रोजेक्ट्स भी उठाती है इंजीनियरिंग के, इसके अलावा कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बनाती है जो इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूं और हम देखते हैं कि कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर इस सेगमेंट के बारे में क्या लिखा है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे लिखा है कि वी ऑफर एंड टू एंड प्रोडक्शन सेटअप विद कस्टमाइज्ड फंक्शनैलिटी। तो मतलब स्पिनिंग मशीनरी का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बना के बेचती है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि कंपनी का इस सेगमेंट के अंदर क्या काम है। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज की अगर हम बात करते हैं तो स्पिनिंग मशीनरी के अंदर कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 55% का है। मतलब कि कंपनी मार्केट लीडर है स्पिनिंग मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो दोस्तों ये कंपनी के तीन इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्टिकल्स थे जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने का ट्राई किया। तो आपको यहां से समझ में आया होगा कि एक ब्रांड जिसको आप सिर्फ एसी के नाम से जानते थे, इसके अलावा भी उसके दो और इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्टिकल्स हैं जहां पे कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है और उनका कंट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में एज ए इन्वेस्टर आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि अब मैंने आपको इसके बिजनेस के बारे में तो बता दिया, अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, इनके रेवेन्यू के अंदर कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हर बिजनेस सेगमेंट का। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाने का ट्राई करता हूं दो चीजें कि इनके तीनों बिजनेस वर्टिकल से कंपनी का रेवेन्यू कितना निकल के आता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहां पे कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, और इसके अलावा रेवेन्यू की बात करने के बाद हम बात ये भी करना चाहेंगे कि रेवेन्यू में से पीबीटी कितना निकल के आता है हर सेगमेंट का। पीबीटी के बारे में अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब कि सब खर्चे निकालने के बाद टैक्स देने से पहले कंपनी का प्रॉफिट कितना निकल के आता है। तो परसेंटेज टर्म्स में हमें इससे ये पता चलता है कि कौन सा सेगमेंट कंपनी का हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूं। तो दोस्तों, जैसे आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहले आपको रेवेन्यू का हेडर दिख रहा होगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं तीन सेगमेंट के बारे में, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, और ये सेम हायरार्की में है जैसे हमने इनके बारे में डेफिनेशन में बात किया था। सेगमेंट ए यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स, तो यहां पे अगर हम क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करते हैं तो कंपनी ने 707 करोड़ का सेल किया था। अगर हम सेगमेंट बी की बात करते हैं तो यहां पे कंपनी ने 518 करोड़ का सेल किया था, और सेगमेंट सी में कंपनी ने 48 करोड़ का सेल किया था। अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू में इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे बड़ा इनका जो रेवेन्यू निकल के आता है वो यूनिटरी सेगमेंट से निकल के आता है जो 55% का था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तो वहां से कंपनी का 41% का रेवेन्यू निकल के आता है, और इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से कंपनी का 4% का रेवेन्यू आता है। तो दोस्तों, ये परसेंटेज को हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ। अगर मैं बात करता हूं क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020, तो यहां पे कंपनी का जो रेवेन्यू का परसेंटेज था यूनिटरी कूलिंग सेगमेंट से वो 66% हुआ करता था, जो अभी कम होके 55% हुआ है। लेकिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले 31% हुआ करता था, जो अभी इंप्रूव होके 41% हो गया है। इसके अलावा अगर हम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, पहले 3% हुआ करता था, अभी 4% हो गया है। दोस्तों, अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर की बात करता हूं तो फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी का जो टोटल सेल था वो 2647 करोड़ का था, जो अभी क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 में कम होके 1271 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों, यहां से आपको ये समझ में आता है कि कंपनी का सेल्स काफी कम हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट था जिसके ऊपर काफी बुरा असर पड़ा था कोरोना वायरस की वजह से, जिसकी वजह से इनके ओवरऑल सेल्स के नंबर काफी नीचे गए थे। लेकिन आपको यहां से एक आइडिया लग जाता होगा कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनका सेगमेंट ए और सेगमेंट बी, बिकॉज सेगमेंट ए और सेगमेंट बी से इनका मेजर रेवेन्यू निकल के आता है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करने में आपको देखने को मिलता होगा कि क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 में 110 करोड़ का पीबीटी इनका सेगमेंट ए से निकल के आता है, 39 करोड़ नेगेटिव पीबीटी इनका इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से निकल के आता है। मतलब कि यहां पे इनका खर्चा ज्यादा था, प्रॉफिट कम होता है, लेकिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इनका 20 करोड़ का पीबीटी निकल के आता है, और ओवरऑल इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 108 करोड़ का निकल के आता है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के साथ तो उसके कंपैरिजन में इनका ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो दोस्तों, यहां पे एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, रेवेन्यू के कंपैरिजन में अगर हम इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इनका सबसे अच्छा जो मार्जिन निकल के आता है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के केस में निकल के आता है, जो है 32.4% का। इसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जो इनका मार्जिन है वो 8% का है, और वहीं पे अगर हम एसी वाले सेगमेंट की बात करते हैं तो इनका मार्जिन 13.1% के आसपास का निकल के आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा कि ये नंबर बहुत ज्यादा स्क्यूड होंगे बिकॉज यहाँ पे कोरोना वायरस का बहुत बड़ा इंपैक्ट था। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सितंबर के जब रिजल्ट आएंगे तो उनको आप बहुत फोकस से देखें, तब आप इन सब का बाइफर्केशन देख सकते हैं, ताकि आप एक अच्छा कंपैरिजन कर सके लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ। क्योंकि उस क्वार्टर में बहुत बड़ा डिप हुआ था, तो नंबर्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं जब भी पूरे तरीके से सारी दुकानें बंद हो गई थी। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसका सितंबर का क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो। दोस्तों, कुछ और फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करता हूं तो कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, मतलब कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। डेट नहीं है तो कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज होती है।
सेकंड इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करता हूं कंपनी की, तो कंपनी का अच्छा डिविडेंड देती है ये पिछले कुछ टाइम के अंदर। और इसके अलावा जो कंपनीज इस सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनका इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है। तो दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर आपको बताता है कि कोई भी कंपनी अपनी इन्वेंट्री को कितना जल्दी बेच पाती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वोल्टास की, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट और है इस कंपनी के लिए कि इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंप्रूव हुई है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो दोस्तों इसके बाद चलिए अब जल्दी से बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि किसके पास इस कंपनी का कितना परसेंट ओनरशिप है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी का सबसे बड़ा ओनरशिप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, जिनके पास 38.94% का स्टेक है इस कंपनी का। वहीं पे अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करता हूं तो उनके पास इस कंपनी का 12.44% का स्टेक है। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आती है कि जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में एफआईआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है वोल्टास के अंदर। तो दोस्तों अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का 30.30% के आसपास का स्टेक है और पिछले कुछ सालों से लगातार कांस्टेंट है। मतलब कि ना तो उन्होंने अपने स्टेक को बेचा है और ना ही इसके स्टेक को और ज्यादा एक्स्ट्रा बाई किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। दोस्तों अगर मैं इस सेक्टर की बात करता हूं तो इस सेक्टर में 2-3 और कंपनीज है जिनके बारे में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक है ब्लू स्टार और दूसरा है एम्बर। तो एम्बर जो कंपनी है वो प्रोडक्ट्स को बनाती है जो एसी के अंदर यूज होते हैं। अगर हम इस सेक्टर की बात करते हो तो हम इस सेक्टर के बारे में डिटेल में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट का डिसीजन आया था जहां पे उन्होंने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था जो एसीज इंपोर्ट होते हैं चाइना और थाईलैंड से। अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छे अमाउंट से एसीज को इंपोर्ट किया जाता था इन दो कंट्रीज से, जिसके ऊपर अभी रिसेंट के टाइम में बैन लगा दिया गया है और रिस्ट्रिक्शंस को और इंपोज किया गया है ताकि बहुत आसानी से इन सब चीजों को इंपोर्ट ना किया जाए। क्योंकि अगर इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम होगा तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, जिसके चलते माना जा रहा था कि इन कंपनीज को कुछ ना कुछ पॉजिटिव बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर $469 मिलियन के स्प्लिट एसीज को इंडिया में इंपोर्ट किया गया था। इसमें से $241 मिलियन के एसीज को चाइना से इंपोर्ट किया गया था और $189 मिलियन के एसीज को थाईलैंड से इंपोर्ट किया गया था। मतलब कि एक बहुत बड़ा नंबर बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, जिसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद माना जा रहा है कि इन कंपनीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जब भी कोई पॉलिसी चेंज होती है तो कंपनी के ऊपर बहुत बार पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, बहुत बार नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम स्पेकुलेट करें बैठ के कि इन सब चीजों की वजह से ये कंपनीज का शेयर लगातार ऊपर को चला जाएगा, ये स्पेकुलेट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख के ही इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी पॉजिटिव न्यूज कभी भी अगर आती हैं तो माना जा सकता है कि उनका शेयर प्राइस एक बार ऊपर जाएगा, लेकिन अगर लॉन्गर होराइजन में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करना है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का बाकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो अच्छी होनी चाहिए ताकि कंपनी लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये न्यूज बताने का मेरा मोटिव यही था कि आपको अगर इस कंपनीज में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन सब न्यूज के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज आपके रिसर्च में एक इनपुट का काम करती है जो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में काफी हेल्प करती हैं। तो अगर आप इन कंपनीज को फॉलो करते हैं तो ये सारे बिजनेसेस के बारे में जो मैंने आपको बताया इनके बारे में डिटेल में जरूर पढ़ें। और अगर आप वोल्टास के बारे में कुछ भी देखना चाहते हैं तो इनके पूरे बिजनेस सेगमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ें ताकि आने वाले टाइम में आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या आपको वोल्टास में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप हमें कमेंट करके ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कौन से स्टॉक को कवर करना चाहिए जो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वीडियो के एंड में आपको फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हम किसी भी वीडियो में किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। हम जो भी कंटेंट बनाते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।